चलो नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओइडोगोनियम। ये एक ग्रीन एल्गा है ओइडोगोनियम। इसका सबसे पहले हम देखेंगे सिस्टमेटिक पोजीशन। क्लास इसका क्लोरोफाइसी है। जैसे ही क्लास क्लोरोफाइसी आया तो इसका मतलब हमें समझ लेना चाहिए कि इसका जो प्रोमिनेंट पिगमेंट है वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी है। ऑर्डर इसका है ओइडोगोनियंस, फैमिली ओइडोगोनिएसी और जीनस का नाम ओइडोगोनियम है। इस प्लांट की लगभग 400 स्पीसीज ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती हैं और हमारे भारतवर्ष में लगभग 200 स्पीसीज इस प्लांट की विभिन्न हमारे एक्वेटिक कंडीशन में और टेरेस्ट्रियल कंडीशन में देखी जाती है। इस प्लांट का ये जो फिलामेंट है, यहाँ मैंने लिखा है इट इज फिलामेंटस अनब्रांच्ड एंड ग्रीन एल्गा। ये ग्रीन कलर का है, फिलामेंटस है और अनब्रांच्ड है। देखिए इससे लेटरल ब्रांचेज नहीं निकली हैं। जैसे मैं खड़ी हूँ तो मेरा ये शरीर और इसके दोनों और ये जो मेरे हाथ है ये लेटरल ब्रांच हुई हमारी। ऐसे ही इस प्लांट का अगर हम देखें, इस थैलस का कोई भी हमको लेटरल ब्रांच दिखाई नहीं देता है। मोस्ट ऑफ द स्पीसीज ऑफ ओइडोगोनियम आर फाउंड इन एक्वेटिक एंड इपीफिटिक कंडीशन। अब हम समझते हैं ये इपीफिटिक कंडीशन क्या है। मान लिया ये एक्वेटिक कंडीशन में यानी तालाब में, झील में, वाटर रिजर्वायर में ये कोई एक्वेटिक प्लांट है। मान लें कि आइकॉर्निया है, जलकुंभी या कोई भी प्लांट जो पानी में पाया जा रहा है उसका ये तना है। और इस तने पे हम देखते हैं कि बहुत सारे फिलामेंटस स्ट्रक्चर यहाँ पर ग्रो कर गए हैं और ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर ही ओइडोगोनियम है। ये कौन सा कंडीशन है? दिस कंडीशन इज कॉल्ड इपीफिटिक कंडीशन। और इपीफिटिक कंडीशन का मतलब क्या हुआ? इट इज अ रिलेशन फाउंड बिटवीन टू इंडिविजुअल, बोथ आर प्लांट इन विच वन प्लांट गेट द शेल्टर ऑन द अदर प्लांट। यानी ये एक ऐसा एसोसिएशन है जिसमें एक इंडिविजुअल को तो लाभ होता है और दूसरे इंडिविजुअल को ना लाभ होता है और ना हानि होती है। ये प्लांट है और इस पर यहाँ हम देख रहे हैं कि ओइडोगोनियम ग्रो कर गया है और ऐसा कंडीशन इपीफिटिक कंडीशन कहलाता है। अगला पॉइंट यदि हम देखें, द फिलामेंट इज मल्टीसेलुलर and divisible into apical cell, intercalary cells and basal cells are hold fast। अगर इस फिलामेंट को हम देखें तो ये फिलामेंट हमें 3 भागों में बटा दिखाई देता है। इसकी सबसे ऊपर वाली सेल एपिकल सेल कहलाती है। सबसे नीचे वाली सेल यहाँ जो हम देख रहे हैं इसे हम होल्ड फास्ट या बेसल सेल कहते हैं। और all the cell between the apical and basal cell, यानी एपिकल सेल और बेसल सेल, लास्ट वाली सेल के बीच में जितनी भी सेल हैं, these all cells are called intercalary cell। ये बीच की सारी कोशिकाएं क्या कहलाती हैं? इंटरकैलरी सेल कहलाती हैं। अब हम देखते हैं कि प्रत्येक सेल, जो भी सेल हम यहाँ देखते हैं, ये लंबी ज्यादा है और चौड़ी कम है। यानी प्रत्येक सेल की लंबाई ज्यादा है और चौड़ाई कम है। प्रत्येक सेल में हम देखते हैं एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। यानी एवरी सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड, इट हैज अ सिंगल न्यूक्लियस। यहाँ हम देख रहे हैं कि रेटिकुलेट कंडीशन में, यानी कि जालिकावत, जाली जैसा, जैसे लगता है कोई मछली पकड़ने वाली जो जाल होती है उस तरीके का जाल जैसा स्ट्रक्चर हमको ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।
और यही जाल जैसा स्ट्रक्चर, नेट जैसा स्ट्रक्चर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। और क्लोरोप्लास्ट के हर इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमको ग्रैनुलर बॉडी दिखाई देती है, जिसे हम पैरेनॉइड कहते हैं। ये पैरेनॉइड हर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमको दिख रहा है, यानी कि एवरी सेल है मेनी पैरेनॉइड। अब यहाँ हमको कुछ सेल्स में कैप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दीज कैप लाइक स्ट्रक्चर आर कॉल्ड सेल कैप। इस कैप को हम कहते हैं सेल कैप। और इस सेल कैप का क्या महत्व है? ये सेल कैप हमको यह बताता है कि कोई भी कोशिका कितनी बार डिवाइड हुई है। अब इस पूरे प्लांट को यदि हम देखें तो ये पूरा प्लांट हमको कैसा दिखाई दे रहा है? फिलामेंटस है, अनब्रांच्ड है, मल्टी सेलुलर है और रेटिकुलेट इसके पास क्लोरोप्लास्ट है। इसकी कुछ सेल्स हमको रिप्रोडक्टिव सेल में बदली हुई दिखाई दे रही है। जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम oogoonium कहते हैं, और यहाँ ही मेल सेक्स ऑर्गन है जिसे हम एंथेरिडिया कहते हैं। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद अभी हम आपको बताते हैं इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अभी हमने पढ़ा था वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ ओइडोगोनियम और जाना था ये फिलामेंटस है, ऊपरी सेल एपिकल सेल है, बीच की सारी सेल इंटरकैलरी सेल है और नीचे वाली सेल जो हाईलाइन है, कलरलेस है, इसे कहते हैं होल्ड फास्ट या बेसल सेल। और यही वो सेल है जिससे ओइडोगोनियम किसी भी सबस्ट्रेटम पर अपने आप को फिक्स करता है। तो आइए अब हम देखते हैं इसमें रिप्रोडक्शन कैसे होता है। इन केस ऑफ ओइडोगोनियम द रिप्रोडक्शन इट इज 3 टाइप। इनमें रिप्रोडक्शन 3 प्रकार का होता है, 3 मेथड से होता है। पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इट टेक्स प्लेस बाय द फ्रेगमेंटेशन। और फ्रेगमेंटेशन क्या है? ब्रेक डाउन ऑफ द फिलामेंट इनटू सेवरल पीसेज। मान लें कि ये एक फिलामेंट है और कोई भी एक्वेटिक फाउना, कोई एनिमल मान लीजिए पानी में तैरता हुआ जा रहा था और उसने धक्का दे दिया ओइडोगोनियम को। ओइडोगोनियम का ये फिलामेंट मान लेते हैं यहाँ से टूट गया या यहाँ से टूट गया तो कई खंडों में बट जाएगा और प्रत्येक खंड इसका फ्रैगमेंट कहलाएगा। एंड एवरी फ्रैगमेंट have the capacity to develop the whole filament of the oidogonium. So this is very common method. Vegetative reproduction is very common method. It takes place by the fragmentation. अब हम देखते हैं दूसरा asexual reproduction. Asexual reproduction ओइडोगोनियम में 2 प्रकार से होता है। एक तो जूस्पोर के फॉर्मेशन द्वारा, दूसरा एकाइनीट के फॉर्मेशन के द्वारा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जूस्पोर का फॉर्मेशन सदैव फेवरेबल कंडीशन में होगा और ओइडोगोनियम के लिए फेवरेबल कंडीशन कौन सा होगा? जब वाटर रिजर्वायर में वाटर भरा हो, पानी की कमी ना हो, ऐसी स्थिति में जूस्पोर का फॉर्मेशन होगा। और एकाइनीट का फॉर्मेशन ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन, यानी गर्मी का समय जब आने वाला होता है, तालाब सूखने लगता है, तो अपने आप को बचाने के लिए, गर्मी से बचाने के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इसकी कोई भी सेल होल्ड फास्ट को छोड़कर यहाँ से यहाँ तक की कोई भी सेल जो वेजिटेटिव है वो चारों ओर से बहुत मोटी सेल वॉल अपने डेवलप कर लेती है और ऐसी थिक वॉल्ड सेल को हम कहते हैं एकाइनीट या रेस्टिंग स्पोर। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है तो फिर वही एकाइनीट की सेल एक्टिव हो जाती है, सेल वॉल डिसॉल्व हो जाता है पानी में और फिर मल्टीप्लिकेशन द्वारा नए ओइडोगोनियम के फिलामेंट का डेवलपमेंट हो जाता है।
हम देखते हैं ये जूस्पोर का फॉर्मेशन कैसे होता है। यहाँ हम बताना चाहेंगे कि कोई भी वह सेल जिसमें सेल कैप पाया जा रहा हो, देखिए यहाँ हमने सेल कैप बनाया है, यहाँ नहीं बनाया, यहाँ हमने बनाया है, और यहाँ जहाँ मेल सेक्स ऑर्गन ग्रो कर रहे हैं यहाँ भी हमने कैप बनाया है। यानी इससे क्या पता चलता है कि चाहे वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, वही सेल असेक्सुअल या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करती है जिसके पास सेल कैप होता है। मान लेते हैं नाउ दिस सेल इज रेडी टू फॉर्म द जूस्पोर। तो इस कंडीशन में सबसे पहले इसका ये जो रेटिकुलेट फैला हुआ जालिकावत क्लोरोप्लास्ट है, इसका जो प्रोटोप्लाज्म है, ये चारों ओर से सेल वॉल को छोड़ता हुआ यहाँ देखिए बीच में सेंटर में आ गया। यानी ये कैसा हो गया है, यहाँ हमें पैरेनॉइड दिखाई दे रहा है, क्लोरोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ हम नहीं जान रहे हैं कि क्लोरोप्लास्ट कैसा है, न्यूक्लियस कैसा है और पैरेनॉइड कैसा है। यानी ऑल सेलुलर ऑर्गेनेल्स इंटरमिंगल टू ईच अदर एंड फॉर्म्स होमोजेनस मास। एक होमोजेनस मास यहाँ पर बन जाता है। अब इस सेल को, ये वेजिटेटिव सेल, जब इसने अपने प्रोटोप्लाज्म को बीच में इकट्ठा कर लिया तो अब इसी सेल को हम क्या कहेंगे, जूस्पोरेंजियम कहेंगे। अब इस जूस्पोरेंजियम का जो पूरा का पूरा प्रोटोप्लाज्म था ये एक सिंगल जूस्पोर का फॉर्मेशन करेगा। इस कंडीशन के बाद, इस कंडीशन की या इस फेज, ये फेज आता है। और ऐसे कंडीशन में क्या होता है, सपोज जैसे ये हमने एक पेन लिया है और ये हमारा कैप है, ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, तो फिलामेंट एंटीरियर साइड से वन लेटरल साइड से पूरी तौर से नहीं टूटता है, एक साइड से सेल वॉल थोड़ा सा क्रैक करता है और फिर इस तरीके से वन साइड से जुड़ा रहता है, एक साइड से टूट जाता है। तो जो इनर वॉल होती है, अंदर की ये जो इनर वॉल थी, आउटर वॉल ब्रेक हो गई। यहाँ ये देखिए, यहाँ और यहाँ से हम जान सकते हैं कि आउटर वॉल ब्रेक हो गई है। जो इनर वॉल है वह एक झिल्ली के रूप में बाहर निकल आती है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे टायर है, साइकिल का टायर है और कहीं टायर अगर फटता है तो ट्यूब जैसे बाहर निकल आता है, वैसे ही इसकी आउटर वॉल फटती है और इनर वॉल वेसिकल का फॉर्मेशन कर देती है। अब पूरा का पूरा ये प्रोटोप्लाज्म इस वेसिकल में आ जाता है। इसका एंटीरियर पार्ट हाईलाइन हो जाता है, कलरलेस हो जाता है, और एंटीरियर साइड के जस्ट एडजेसेंट नीचे हम देखते हैं कि बेसल ग्रैन्यूल बन जाते हैं और प्रत्येक बेसल ग्रैन्यूल से एक एक फ्लैजिला निकल जाता है। इस तरह यहाँ हम पाते हैं कि ओइडोगोनियम का जो जूस्पोर होता है वो यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि एक ही सेल से बना है, ये एक ही सेल है, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, क्योंकि एक ही न्यूक्लियस इसके पास था, तो यहाँ भी एक ही न्यूक्लियस होगा, एंड मल्टी फ्लैजिलेटेड, बहुत सारे फ्लैजिला निकले हैं नियर द एंटीरियर साइड। इट फॉर्म्स अ क्राउन ऑफ फ्लैजिला, लगता है जैसे कोई एक मुकुट पहना दिया गया है, चारों ओर से एक रिंग बन जाती है फ्लैजिला की। तो ये जूस्पोर बनकर तैयार जब हो जाता है तो धीरे धीरे पानी में ये वेसिकल गल जाती है और जूस्पोर स्वतंत्र हो जाता है। अब ये स्वतंत्र जूस्पोर फ्रीली स्विमिंग करता है ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर विद द हेल्प ऑफ देयर फ्लैजिला। जब कोई सुटेबल सबस्ट्रेटम के सानिध्य में ये आता है, जैसे ये कोई दूसरा जल में पाया जाने वाला कोई दूसरा पौधा है, तो अपने एंटीरियर साइड से, ये साइड एंटीरियर है, ये साइड पोस्टीरियर है, तो फ्लैजिला अपने एंटीरियर साइड से इस किसी भी एक्वेटिक प्लांट के ट्विग से अटैच हो जाता है और अटैचमेंट के बाद आप जूस्पोर को
आवश्यकता नहीं है फ्लैजिला की, इसलिए अपने फ्लैजिला को ये त्याग देता है और फिर यही सेल इलोंगेट होने लगती है। इसका यह एंटीरियर पार्ट होल्ड फास्ट का निर्माण कर देता है। ये एंटीरियर पार्ट होल्ड फास्ट का निर्माण करता है या बेसल सेल का निर्माण करता है, जबकि यह ऊपरी भाग बार बार डिवाइड करके पूरे फिलामेंट को जन्म दे देता है। इस प्रकार ओइडोगोनियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जूस्पोर के द्वारा होता है। अब इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ाते हैं। हम पढ़ते हैं इसमें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओइडोगोनियम में एडवांस ओगैमस प्रकार का होता है और ऑन द बेसिस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द सेक्स ऑर्गन द ओइडोगोनियम इज टू टाइप, यानी कि सेक्स ऑर्गन के डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर ओइडोगोनियम को हम दो कैटेगरी में बांट देते हैं। दो टाइप की स्पीसीज हो जाती है। पहली स्पीसीज मैक्रंडस टाइप और दूसरी स्पीसीज है नैनेंड्रस टाइप। एक को कहते हैं मैक्रंडस और दूसरी को कहते हैं नैनेंड्रस टाइप। ये हमारी नॉर्मल साइज का ये फिलामेंट है। इस नॉर्मल साइज के फिलामेंट पर यदि मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन ग्रो करते हैं तो ऐसी स्पीसीज को हम मैक्रंडस टाइप कहते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि ये नॉर्मल साइज का फिलामेंट है। इस पर यहाँ हमें फीमेल सेक्स ऑर्गन ओगोनियम के रूप में दिखाई दे रहा है और मेल सेक्स ऑर्गन यहाँ हमें एंथेरिडियम के रूप में दिखाई दे रहा है। तो मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन नॉर्मल साइज के फिलामेंट पर है, तो इसे हम कहेंगे मैक्रंडस टाइप। फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट है, यहाँ हम देख रहे हैं। ऐसी ही कोई वेजिटेटिव सेल, कोई भी इंटरकैलरी सेल फीमेल सेक्स ऑर्गन भी बना सकती है और मेल सेक्स ऑर्गन भी बना सकती है। अब मान लें कि ये सेल पहले ऐसी रही होगी। शर्त क्या है कि सेक्स ऑर्गन उन्हीं सेल्स में डेवलप होता है जिसमें कैप दिखाई देता है। तो ये सेल ऐसी रही होगी और यही सेल दो भागों में डिवाइड हो गई होगी। दो भागों में डिवाइड हो गई तो अपर सेल ने तो ओगोनियम बना दिया और पूरा का पूरा जो प्रोटोप्लाज्म था वो ओगोनियम के पास आ गया और नीचे वाली जो सेल है ये हाईलाइन हो जाती है, इस कलरलेस है, इसे हम सपोर्टिंग सेल कहते हैं। इसके बाद इसमें कोई डिवीजन नहीं होता है। ओइडोगोनियम का ये फीमेल सेक्स ऑर्गन ओवल फॉर्म में होता है, इसीलिए इस जीनस का ही नाम ओइडोगोनियम पड़ गया। इसे यदि हम माइक्रोस्कोप से देखें तो फिलामेंट में हमको ये ओगोनिया बहुत अच्छे से दिखाई देती है और बच्चे जब माइक्रोस्कोप से इसे देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ एंथेरिडियम की स्थिति हम देखें तो ऐसी ही कोई वेजिटेटिव सेल रही होगी जो बार बार ट्रांसवर्सली डिवाइड होती गई और 2 से लेकर 40 खंडों में बढ़ जाती है। ये प्रत्येक जो खंड है, प्रत्येक भाग जो है इसे हम एंथेरिडियम कहते हैं। प्रत्येक एंथेरिडियम में पहले एक न्यूक्लियस होता है, फिर स्प्लिट कर जाता है और 2 न्यूक्लियस में बदल जाता है। अब प्रत्येक न्यूक्लियस थोड़ा थोड़ा साइटोप्लाज्म इकट्ठा करके और स्पोर लाइक स्ट्रक्चर में यहाँ बदल जाता है, जिसे हम कहते हैं एंथेरोजोइड। तो हम देख रहे हैं एंथेरोजोइड कैसा है, यूनिसेलुलर है, यूनिन्यूक्लिएट है, मल्टीफ्लैजिलेट है, हैविंग अ क्राउन ऑफ फ्लैजिला लाइक द जूस्पोर। इससे पहले हमने जूस्पोर को पढ़ा था, लेकिन यहाँ हम क्या देखते हैं कि एंथेरोजोइड की साइज बहुत छोटी होती है और चूंकि जूस्पोर एक सेल से एक ही बना था तो उसकी साइज बड़ी होती है। इसीलिए जूस्पोर यहाँ इस स्लिट से, इस पोर से, ये एक छोटा सा छेद है, ओपनिंग है, जहाँ से एंथेरोजोइड एंट्री करता है। तो चूंकि जूस्पोर की साइज बड़ी होती है इसलिए यहाँ से एंट्री नहीं कर पाता है और ये बहुत छोटे छोटे हो जाते हैं, येलोविश कलर के हो जाते हैं, क्योंकि इनकी साइज कम होने के कारण इनके पास प्रोटोप्लाज्म के पास क्लोरोप्लास्ट बहुत कम हो जाता है,
तो हल्के पीले रंग के ये दिखाई देते हैं। और जब इन्हें बाहर निकलना होता है तो आउटर वॉल लेटरल साइड में यहाँ ऐसे फट जाएगी और इनर वॉल एक झिल्ली के रूप में बाहर आ जाती है। ये झिल्ली कुछ देर बाद, ये वेसिकल कुछ देर बाद पानी में गल जाएगा और एंथ्रोजॉइड फ्री हो जाता है। एंथ्रोजॉइड अब पानी की सरफेस पर तैरता रहता है और जब इस पोर के पास पहुंचता है तो इसी पोर से एंट्री अंदर लेता है। ओवम हमें यहाँ बीच में सिंगल ओवम दिखाई देता है। ओवम के केस में हम देखते हैं कि इसका एंटीरियर साइड, आगे का साइड जो है वो हाईलाइन है। इसे रिसेप्टिव स्पॉट भी कहते हैं हम, क्योंकि इस रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं क्योंकि एंथ्रोजॉइड को रिसीव करने वाला ये साइट होता है, इसीलिए इसे हम रिसेप्टिव स्पॉट कहते हैं। जब एंथ्रोजॉइड यहाँ आकर इससे मिल जाता है तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होने पर यह डिप्लॉयड हो जाता है, क्योंकि n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ है, n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ है और n नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ है। तो जब n दोनों मिल जाएंगे तो 2n का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी स्पोरोफिटिक फेज आ जाएगी। और ओइडोगोनियम के केस में स्पोरोफाइटिक फेज हमको केवल जाइगोट में दिखाई देता है। जाइगोट मोटी वॉल से घिर जाएगा और अनफेवरेबल कंडीशन में ऐसे ही ये पड़ा रहेगा। जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो इसमें मियोसिस होगी। मियोसिस होने से ये जो सेल है इससे 4 डॉटर सेल बनेगी। अब बाहर की वॉल फट जाएगी, इनर की वॉल फिर वेसिकल का फॉर्मेशन करती है और चारों प्रोटोप्लाज्म बाहर आ जाते हैं। चारों प्रोटोप्लाज्म धीरे धीरे स्पोर का रूप धारण कर लेते हैं और ये हमको जू स्पोर की तरह ही दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इन जू स्पोर्स का फॉर्मेशन मियोसिस के बाद हुआ है, इसीलिए इन्हें हम कहते हैं जू मियोस्पोर। जब ये वेसिकल पानी में गल जाएगा तो जू स्पोर फिर पानी की सरफेस पर स्वतंत्रता के साथ तैरता रहेगा और जैसे ही किसी सुटेबल सबस्ट्रेटम के टच में आएगा तो अपने एंटीरियर साइड से अटैच हो जाएगा, जैसे जू स्पोर अटैच हो गया था। और अटैचमेंट के बाद फ्लैजिला को विड्रॉ कर देगा, रिमूव कर देगा और फिर इसका यह एंटीरियर भाग जो हम यहाँ देख रहे हैं होल्ड फास्ट का निर्माण कर देगा, जबकि यह ऊपरी भाग बार बार सेल डिवीजन करेगा और पूरे फिलामेंट को जन्म दे देता है। यहाँ हम ये जरूर आपको बताना चाहेंगे कि ओइडोगोनियम की जो स्पीसीज होती है वो मोनोसियस भी होती है और डायोसियस भी होती है। यहाँ हम ये बताना चाहेंगे कि ये मोनोसियस स्पीसीज है। मोनोसियस स्पीसीज हम किसे कहते हैं? जब मेल और फीमेल, हम मान लीजिए, देखिए 2 पेन हमारे पास है, हम मान लेते हैं ये मेल प्लांट है और ये फीमेल प्लांट है। तो देखिए मेल प्लांट पर इस कैप को हम मान लेते हैं मेल सेक्स ऑर्गन, तो ये मेल सेक्स ऑर्गन है और ये फीमेल प्लांट है, इसका कैप मान लेते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन है। तो यहाँ हम देखते हैं रिप्रोडक्शन के लिए 2 सेक्स ऑर्गन डेवलप हुआ और 2 इंडिविजुअल पर डेवलप हुआ, तो इसे हम क्या कहेंगे? डायोसियस स्पीसीज। एक लिंगी बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर एक सेक्स ऑर्गन है, तो स्पीसीज कहलाएगी डायो। दो इंडिविजुअल की जरूरत हुई तो सच स्पीसीज आर कॉल्ड डायोसियस स्पीसीज। लेकिन इस स्थिति में हम क्या देख रहे हैं कि फीमेल और मेल दोनों एक ही फिलामेंट पर ग्रो किया है, यानी कि स्थिति कुछ ऐसी हो गई है, इधर मेल सेक्स ऑर्गन है और इधर फीमेल। देखिए एक ही इंडिविजुअल पर एक और मेल और एक और फीमेल अगर डेवलप हो रहा है सेक्स ऑर्गन, तो ऐसी स्पीसीज को हम मोनोसियस स्पीसीज कहते हैं। तो ये ओइडोगोनियम की कैसी स्पीसीज है? मोनोसियस स्पीसीज है। और यदि हम 2 फिलामेंट बनाते, एक पर हम फीमेल दिखाते और दूसरे पे बगल में हम मेल दिखाते,
तब ऐसी स्पीसीज को हम क्या कह देते, डायोसियस स्पीसीज। अब हम नैनेंडर्स टाइप इंडिविजुअल की बात करते हैं। यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओइडोगोनियम में कब होता है, जब पॉन्ड वाटर में यानी वाटर रिजर्वायर में नाइट्रोजिनस कंपाउंड की कमी हो जाती है, तब इनमें होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या जो एल्कलिनिटी है वाटर की वो बढ़ जाती है, तब भी हम देखते हैं कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ओर बढ़ जाते हैं, इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है। अब आइए हम बात करते हैं नैनेंडर्स टाइप की। नैनेंडर्स टाइप में मेल सेक्स ऑर्गन एक ड्वार्फ फिलामेंट पर ग्रो करता है, यानी कि रिप्रोडक्शन नॉर्मल साइज की फीमेल यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट, इस ओवोगोनिया का डेवलपमेंट सदैव नॉर्मल साइज के फिलामेंट पर होता है। लेकिन मेल सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट या तो इस फिलामेंट पर भी हो सकता है और या दूसरे फिलामेंट पर होगा, और जो मेल फिलामेंट होता है वह ड्वार्फ फिलामेंट होता है। और मेल फिलामेंट का डेवलपमेंट एंड्रोस्पोर से होता है। जो ड्वार्फ मेल होता है, ड्वार्फ मेल मीन्स बौना मेल, यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि नैनेंडर्स टाइप जो रिप्रोडक्शन होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन नॉर्मल साइज के फिलामेंट पर होता है, और जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है यह मेल सेक्स ऑर्गन बहुत छोटे से फिलामेंट पर डेवलप करता है, जिसे हम ड्वार्फ मेल कहते हैं या नैनेंड्रियम कहते हैं। इसीलिए इस प्रकार की स्पीसीज को हम नैनेंड्रस टाइप कहते हैं। यहाँ ये भी हम बताना चाहेंगे कि जब एंड्रोस्पोर और ओवोगोनियम एक ही फिलामेंट पर ग्रो करता है तो ऐसी स्पीसीज को हम गायनेंड्रोस्पोरस स्पीसीज कहते हैं। और जब एंड्रोस्पोर और ओवोगोनिया अलग अलग फिलामेंट पर ग्रो करते हैं तो ऐसी स्पीसीज को हम आइडियो एंड्रोस्पोरस स्पीसीज कहते हैं। इसकी आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि नैनेंडर्स टाइप में रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ये देखिए, ये नैनेंडर्स टाइप का रिप्रोडक्शन आप देख रहे हैं। यहाँ ये फीमेल सेक्स ऑर्गन है और यहाँ मेल सेक्स ऑर्गन की जगह यहाँ एंड्रोस्पोरेंजिया डेवलप कर गया, यानी कि मेल जो ड्वार्फ फिलामेंट होता है उसका डेवलपमेंट एक विशेष प्रकार के स्पोर से होता है। ऐसे स्पोर को हम एंड्रोस्पोर कहते हैं। ये कौन सा स्पोर है? एंड्रोस्पोर है। तो यहाँ फ्लैटेंड सेल बनी, कोई भी इंटरकैलरी सेल बार बार डिवाइड करके फ्लैटेंड सेल बनाया इसने, और हर सेल में एक ही न्यूक्लियस था और उस न्यूक्लियस ने पूरे प्रोटोप्लाज्म को कलेक्ट किया और स्पोर्स के फॉर्मेशन में बदल गया, स्पोर के रूप में आ गया। इस स्पोर को हम एंड्रोस्पोर कहते हैं। इस एंड्रोस्पोर की साइज एंथ्रोजॉइड से बड़ी होगी क्योंकि यहाँ पर स्प्लिटिंग नहीं हुई है। अब यह जैसे ही ट्रांसफर वॉल इस साइड की लेटरल वॉल जब फटती है और इनर वॉल वेसिकल का रूप ले लेती है तो वेसिकल पानी में धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाती है और एंड्रोस्पोर स्वतंत्र हो जाता है। यही एंड्रोस्पोर यहाँ सपोर्टिंग सेल से आके चिपक जाता है या वो गोनिया की वॉल से चिपक जाता है। चिपकने के बाद हम देखते हैं कि एंड्रोस्पोर का जो फ्लैजिला है, मान लिया कि यहाँ हम देखते हैं कि ये एंड्रोस्पोर है, तो यहाँ फ्लैजिला है और यहाँ हम देखते हैं नॉन फ्लैजिलेटेड हो जाता है क्योंकि अब इसे फ्लैजिला की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद थोड़ा सा ये लेंथ में बढ़ता है और इसका अपर पार्ट फिर फ्लैटेंड स्ट्रक्चर बनाने लगता है, चेन ऑफ एंथेरिडिया बनने लगती है और प्रत्येक एंथेरिडियम में 2 एंथ्रोजॉइड का डेवलपमेंट हो जाता है। और ये एंथ्रोजॉइड बिल्कुल जैसे मैकंडस टाइप में दिखाई दे रहे थे उसी तरीके के एंथ्रोजॉइड, हर एंथेरिडियम में 2 एंथ्रोजॉइड का फॉर्मेशन होता है। ये वेसिकल जब पानी में गल जाएगा एंथ्रोजॉइड फ्री हो जाएगा और एंथ्रोजॉइड पानी में तैरता हुआ आकर
इसी पोर से एंट्री लेगा, रिसेप्टिव स्पॉट इसे रिसीव करेगा और फिर मेल और फीमेल दोनों गैमीट, ये मेल गैमीट है, ये फीमेल गैमीट है, दोनों फ्यूज हो जाएंगे। फ्यूज हो जाएंगे तो जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर हमारे पास जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट फिर मोटिवॉल से गिर जाएगा। अनफेवरेबल कंडीशन को पार करने के बाद फिर इसमें मियोसिस होगी और 4 मियोजोस्पोर बनेंगे। फिर ये वेसिकल पानी में गलेगी और जब ये सुटेबल सबस्ट्रेटम पर मियोजोस्पोर तैरते हुए आएंगे तो पुनः अपने एंटीरियर साइड से अटैच हो जाएंगे और फिर एक नए फिलामेंट को जन्म दे देते हैं। इस प्रकार हमने देखा कि ओइडोगोनियम के केस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस टाइप का होता है। मैक्रंडस टाइप में मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन नॉर्मल साइज के फिलामेंट पर डेवलप करते हैं, जबकि नैनेंड्रस टाइप में हम देखते हैं कि मेल फिलामेंट जो होता है वो ड्वार्फ फिलामेंट, जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है वो ड्वार्फ फिलामेंट पर ग्रो करता है, जबकि फीमेल सेक्स ऑर्गन सदैव नॉर्मल साइज के फिलामेंट पर ही ग्रो करती है। यहाँ एक बात आप बार बार ध्यान से देखेंगे कि जब ये ड्वार्फ मेल फिलामेंट जो एंड्रोस्पोर से जिसका जन्म हुआ है, जब वो गोनियम के साथ डेवलप करता है एक ही फिलामेंट पर, तो इसे गायनेंड्रोस्पोरस कहते हैं। और जब एंड्रोस्पोर और वो गोनियम अलग अलग फिलामेंट पर ग्रो करते हैं, तो ऐसी स्पीशीज को हम आइडियोएंड्रोस्पोरस स्पीशीज कहते हैं। इस तरह आज एक बड़े चैप्टर को आपने पढ़ा और जाना कि ओइडोगोनियम एपिफिटिक कंडीशन में होता है अधिकतर, और इसमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, वेजिटेटिव, असेक्सुअल और सेक्सुअल। आशा करती हूँ कि हमने जो मेहनत की है आपके लिए ज़रूर आपको समझ में आएगा और बहुत अच्छी तरीके से इसके सारे स्टेप को आप ध्यान से पढ़िए और इसका नोट्स तैयार कर लीजिए, ये फिगर बना लीजिए, तो निश्चित आपका यह चैप्टर बहुत अच्छी तरह तैयार हो जाएगा। थैंक यू।